दोस्तों, अगर आप एक कार ओन करते हैं या फिर आप फ्यूचर में कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं इंडिया में कार ओनर्स को कैसे लूटा जा रहा है, किस किस तरह से उन्हें स्कैम किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जेब से एक बहुत बड़ा अमाउंट चला भी जाता है। जी हाँ, इस लूट की शुरुआत तब से हो जाती है जब से आप किसी कार को खरीदने का प्लान करना शुरू करते हैं और ये लूट तब तक चलती रहती है जब तक आप उस कार को ओन करते हैं। जी हाँ, खरीदने से पहले भी और खरीदने के बाद भी लगातार हर पॉसिबल तरीके से आपको लूटा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कोई और नहीं कर रहा बल्कि हमारी गवर्नमेंट ही ये सब कर रही है। इंडिया में कार लेना आज भी बहुत सारे लोगों का सपना है। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बहुत सारे लोग दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि इस सपने को पूरा करने की कितनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। इस एक सपने को पूरा करने के एवज में कितना सारा पैसा तरह तरह के टैक्सेस के जरिए उनकी जेबों से निकाल लिया जाता है। यूं समझिए, इंडिया में कार लेना एक ट्रैप में फंसने जैसा है। गवर्नमेंट जानती है कि लोग अपनी मनपसंद कार को लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसीलिए वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं इस बहाने से आपकी जेब ढीली करने को। एक्चुअल में अगर कोई कार लेने जा रहा है तो गवर्नमेंट ये समझ जाती है कि इसके पास पैसा है और इससे टैक्स वसूला जा सकता है। टैक्स की ये लूट कई स्टेजेस में होती है, कार लेने से पहले, कार लेने के दौरान, कार लेने के बाद उसे चलाने और मेंटेन करने में, और कुछ केसेस में कार बेचने के दौरान। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आप कार खरीदने जाते हैं तब आपसे कितना टैक्स वसूला जाता है। एक कार लेने पर आखिर गवर्नमेंट कितना पैसा आपसे टैक्स के नाम पर ले लेती है। तो दोस्तों, कार पर गवर्नमेंट कई स्टेजेस में टैक्स लगाती है। सबसे पहला टैक्स तो वो है जो कार के एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूड होता है। एक्स शोरूम प्राइस में दो तरह के टैक्स इंक्लूड होते हैं, पहला है जीएसटी और दूसरा है सेस। जीएसटी हर कार पर सेम ही लगता है जो कि होता है 28%। जी हाँ, ये जीएसटी का हाईएस्ट टैक्स स्लैब है जो कि लग्जरी आइटम्स पर लगाया जाता है। भले ही आप कोई एंट्री लेवल की कार लेने जा रहे हो, पर गवर्नमेंट के लिए कोई भी कार, फिर चाहे वो वैगनआर ही क्यों ना हो, एक लग्जरी आइटम है और इसीलिए चाहे आप वैगनआर लो या फिर फॉर्च्यूनर, दोनों पर ही 28% जीएसटी तो लगता ही लगता है। अब बात करते हैं सेस की। सेस एक टैक्स है जिसे गवर्नमेंट लेती है हेल्थ, एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने कार की बॉडी लेंथ, इंजन साइज, फ्यूल टाइप, ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कई पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिनके हिसाब से ये सेस वेरी करता है। जैसे कि अगर आप 1200 सीसी या इससे कम सीसी की कोई भी पेट्रोल कार परचेज करते हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर के अंदर हो तो उस पर केवल 1% सेस लगता है। इस कैटेगरी में एंट्री लेवल की हैचबैक जैसे कि Hyundai i10, वैगनआर वगैरह आ जाती है। वहीं अगर आप डीजल की कोई 1500 सीसी की सब 4 मीटर कार परचेज करते हैं जैसे कि Hyundai Venue डीजल या फिर Kia Sonet डीजल, तो उस पर 3% सेस लगता है। वहीं अगर आप कोई 1500 सीसी तक इंजन कैपेसिटी की कोई भी कार लेते हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है तो उस पर 17% सेस लगता है। अगर इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है तो 20% सेस लगता है। और अगर आप एसयूवी लेते हैं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एसयूवी वो गाड़ी है जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा हो, इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा हो, इन कार्स पर सबसे ज्यादा 22% सेस लगता है। यानी 28% जीएसटी प्लस 22% सेस मिलाकर इस कार की टोटल एक्स शोरूम कॉस्ट का 50% सिर्फ टैक्स होता है। यानी अगर आप कोई एसयूवी जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर ले रहे हैं जो कि इंडिया की मोस्ट डिजायर्ड एसयूवी है, जिसके मिड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 40 लाख रुपीज है, तो इसमें से 13 लाख तो केवल जीएसटी और सेस ही होता है। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस गाड़ी को शोरूम से खरीदकर सड़क पर चलाने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और जिसके लिए आपको आरटीओ चार्जेस पे करने होंगे, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ साथ रोड टैक्स भी लिया जाता है जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से 10% से लेकर 15% तक हो सकता है। और कमाल की बात है कि ये टैक्स एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लगता है जिसमें कि ऑलरेडी जीएसटी और सेस इंक्लूड होता है, यानी टैक्स के भी ऊपर टैक्स। इस तरह से 40 लाख की अगर एक्स शोरूम कॉस्ट है तो आरटीओ चार्जेस भी करीब 5-5.5 लाख के आसपास बैठ जाते हैं। इसके साथ ही अगर कार का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ऊपर है तो आपको एक्स शोरूम प्राइस का 1% टीसीएस भी पे करना पड़ेगा। पर अभी रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोड पर चलाने से पहले आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा और इस रेंज की गाड़ी का इंश्योरेंस भी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बैठता है। और जी हाँ, इसमें भी गवर्नमेंट अपना कट लेना नहीं भूलती। इंश्योरेंस पर भी आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। और इस तरह से टोयोटा फॉर्च्यूनर का ऑन रोड प्राइस 48 लाख के आसपास बैठता है, जिसमें से 27 लाख कार डीलर के हाथ में जाते हैं, जिसमें से कार डीलर का मार्जिन, कार बनाने वाली कंपनी का मार्जिन और कार की कॉस्ट इंक्लूड होती है। 1.5 लाख के आसपास इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में और गवर्नमेंट के पास 19.5 लाख जाते हैं। अब जरा बताइए यहाँ पर असली प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है दुनिया में सभी देशों में कार्स पर इसी तरह के हाई टैक्सेस लगते हों, तो चलिए जरा दुनिया के कुछ देशों से कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री यूएसए से कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर वहां की गवर्नमेंट कार्स पर कितना टैक्स लगाती है।
तो यूएस में कार्स पर मेनली दो तरह के टैक्सेस लगते हैं, जिनमें से पहला है सेल टैक्स और दूसरे में आते हैं कुछ सिटी स्पेसिफिक टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज। यूएस में हर स्टेट कार्स पर अलग अलग सेल टैक्स लगाता है, पर सारे टैक्सेस और चार्जेस मिलाकर भी कार्स पर टोटल टैक्स 5% से लेकर 9% के बीच में ही रहता है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो टर्की को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री में इंडिया जैसा हैवी टैक्स नहीं है। बट इवन टर्की में भी इंडिया जैसा हैवी टैक्स नहीं है, वहां भी टोटल टैक्स 50% से ऊपर नहीं जाता। यूएई की बात करें तो वो तो कार्स के लिए टैक्स हेवन से कम नहीं। यहाँ पर कार्स पर 5% वेट एंड 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अगर कार इंपोर्टेड है तो। बाकी अप्रोक्स 500 दिरहम के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसी लो टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से यूएई में एक से एक लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार नॉर्मली सड़कों पर देखी जा सकती है। एंड इवन अगर चाइना की अगर बात करें, जो कि पॉपुलेशन में इंडिया के ही बराबर है, तो वहां पर भी कार्स पर इंडिया जितना हैवी टैक्स नहीं। वहां हर कार पर 17% वेट और 10% एक्साइज ड्यूटी लगती है, और साथ ही इंजन कैपेसिटी के हिसाब से 1% से लेकर 40% तक का कंजम्पशन टैक्स। 40% वाला स्लैब उन कार्स के लिए है जिनका इंजन का साइज 4 लीटर से ज्यादा है। इतना बड़ा इंजन साइज केवल कुछ स्पोर्ट्स कार का ही होता है। बाकी नॉर्मली जो कार्स यूज होती हैं उनका इंजन साइज 1.5 लीटर से 2.5 लीटर के बीच ही होता है, जिस पर चाइना 3% से लेकर 9% तक का ही कंजम्पशन चार्ज लगाता है, जो कि इंडिया में लगने वाले सेस के कंपैरिजन में कम ही है। और ये तब है जबकि चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया के मुकाबले 5 गुनी है, और यहाँ हमारी सरकार मिडिल क्लास को भी निचोड़ लेना चाहती है। जरा सोचिए, एंट्री लेवल की कार्स पर 28% जीएसटी एंड 1% से लेकर 3% तक का सेस लगाने की क्या तुक है। बाकी रोड टैक्स वगैरह वो तो अलग से है। i10 जैसी स्मॉल हैचबैक लेने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के होते हैं, और उनमें से बहुतों के लिए ये उनकी पहली कार होती है, जिसके लिए उन्होंने सालों तक जैसे तैसे मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए होते हैं, और फिर वो कई सालों तक अपनी कमाई से ईएमआई भरते रहते हैं। पर टैक्स की ये लूट यहीं पर नहीं थमती। अब कार तो आपने ले ली है, पर चलाने के लिए इसमें पेट्रोल डीजल तो पड़वाना ही पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल की कीमत में भी 50 to 60% टैक्स ही होता है। फ्यूल पर टैक्स के मामले में इंडिया दुनिया के उन कंट्रीज में आता है जहां हाईएस्ट टैक्स। इवन 2020 में इंडिया दुनिया में फ्यूल पर हाईएस्ट टैक्स लगाने वाला कंट्री बन गया था। इस हिसाब से अगर आप अपनी कार पर ऑन एन एवरेज 5,000 का फ्यूल एक महीने में खर्च करते हैं, तो साल में 30,000 रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देते हैं। पर कार लेने के बाद केवल फ्यूल पर ही खर्चा नहीं होता, बल्कि उसकी मेंटेनेंस पर भी खर्चा होता है। तो यहाँ भी पार्ट से लेकर सर्विस तक सभी पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि 18% से 28% तक होता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट टोल टैक्स के नाम पर भी आपसे अच्छी खासी वसूली कर लेती है। आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, रफली 3 रुपए किलोमीटर तो आप टोल टैक्स का ही पे कर देते हैं। और ये तब है जबकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे पहले ही रोड टैक्स वसूल लिया गया है। यहाँ तक कि अब तो सरकार उन लोगों को भी छोड़ने के मूड में नहीं है जो कि बेचारे सेकंड हैंड कार लेकर अपना शौक या जरूरत पूरी करना चाहते हैं। अभी करंट में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यूज्ड कार की रीसेल पर जो डिफरेंस है उस पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है, जो कि लास्ट में बायर की जेब से ही जाना है। इससे पता चलता है कि सरकार कार ओनर्स को हर पॉसिबल तरीके से निचोड़ लेना चाहती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ तो एक अलग ही स्कैम चल रहा है कार ओनर्स को हैरेस करने का। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक तुगलकी फरमान जारी करके दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कार पर बैन लगा दिया, और कार ओनर्स को कहा गया कि वो या तो अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कर दें या फिर दिल्ली एनसीआर से बाहर सेल कर दें। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसीज दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। दुनिया भर में तमाम सरकारें स्क्रैपेज स्कीम्स को चलाती हैं ताकि लोग ज्यादा पोल्यूशन करने वाले ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करके नया कम पोल्यूशन करने वाला व्हीकल ले लें। पर ऐसा तुगलकी फरमान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया समेत ज्यादातर देशों में ओल्ड व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए व्हीकल्स को 15 साल के बाद एक फिटनेस टेस्ट पास करना कंपलसरी होता है, जिसके बाद उसे कुछ और साल सड़क पर चलने की परमिशन मिल जाती है। इसके साथ ही अलग अलग देशों में सरकारें बीच बीच में स्क्रैपेज स्कीम्स को लेकर आती रहती हैं ताकि लोगों को ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए एनकरेज किया जा सके। इन स्कीम्स में स्क्रैप इंसेंटिव के साथ साथ न्यू व्हीकल पर टैक्स में छूट भी ऑफर की जाती है, और ये प्रोग्राम वॉलंटरी होता है, मैंडेटरी नहीं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो हो रहा है वो तो सीधा सीधा हरेसमेंट ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत से लोग अपनी कार्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे में जबकि वो फिटनेस एंड पोल्यूशन टेस्ट को क्वालिफाई कर रही हैं, उन्हें जबरदस्ती कार बेचने पर मजबूर करना ठीक नहीं। और फिर डीजल पर तो ये लिमिट 10 साल की ही है। अगर कोई कार अच्छे से मेंटेन की जाए तो 10 साल में तो कार का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। सही तरीका होता कि गवर्नमेंट कोई वॉलंटरी स्क्रैपेज स्कीम लेकर आती, जिसमें स्क्रैप बोनस के साथ साथ न्यू व्हीकल पर टैक्स में रिबेट दी जाती। ऐसे में लोग अपनी मर्जी से ही अपनी पुरानी कार्स को स्क्रैप करने को राजी हो जाते हैं। जरा लॉजिकली सोचिए, कौन लोग होंगे जो पुरानी कार को रखना चाहते होंगे? ज्यादातर वही जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो नई कार ले सके। वरना ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि वो नई कार ले ले?
ऐसे लोगों से उनकी कार छीनकर सरकार उन्हें पैदल कर देना चाहती है। लेकिन सरकार कार ओनर्स को निचोड़ने का कोई मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लोगों को जबरन पुरानी कार को बेचने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि वो नई कार लें और जिससे दोबारा सरकार को उनसे टैक्स वसूलने का मौका मिल सके। अरे जब ऑलरेडी आप इतना ज्यादा टैक्स वसूल ही रहे हो तो अगर पुरानी कार स्क्रैप करने के बदले नई कार पर 15-20% की छूट दे भी दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नजर में तो कार रखने वाले सारे करोड़पति और अरबपति लोग हैं जिनसे वसूली करना सरकार का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ तक की हद तो ये है कि पुरानी कारों को बेचने में भी सरकार स्कैम करने से बाज नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर में जो भी व्हीकल्स 2015 से पहले के रजिस्टर्ड हैं उन सभी का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज 15 साल के लिए पेड होता है, जिसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही वसूल कर लिया जाता है। जब आप अपने व्हीकल को किसी और स्टेट में बेचते हैं तो आपको लोकल आरटीओ से एक एनओसी लेकर बायर को देनी पड़ती है। इस एनओसी को लेकर बायर जब दूसरे स्टेट की अथॉरिटी के पास जाता है तो वहां उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कार परचेज की जिसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने 15 साल का वन टाइम रोड टैक्स 1 लाख रुपए पे कर दिया। अब गवर्नमेंट के रूल की वजह से आपको उसे 10 साल पूरे होने से पहले ही दिल्ली से बाहर बेचना पड़े। मान लीजिए 7 साल रखने के बाद आप उसे बाहर किसी स्टेट में सेल कर देते हैं तो यहाँ कायदे में एनओसी लेने के टाइम पर आपको बचे हुए सालों का टैक्स रिफंड मिलना चाहिए या फिर जिस स्टेट में कार रजिस्टर्ड हुई है वहां की अथॉरिटी को बचे हुए सालों का टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। पर असल में ऐसा होता नहीं। हाँ, रूल के हिसाब से आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर इस रिफंड को मिलने का प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और थका देने वाला होता है और इसीलिए ज्यादातर लोग इस झंझट में पड़ते ही नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जनवरी 2024 में एक एडवाइजरी भी इशू की थी और स्टेट अथॉरिटीज को बोला था कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए। पर अभी भी इस रिफंड को पाना एक बड़ा हैसल है। यानी टैक्स में रिबेट देना तो दूर की बात है, जो बचा हुआ टैक्स है उसे भी देने की नियत सरकार की नहीं, क्योंकि कार ओन करने वाले तो करोड़पति अरबपति लोग हैं। 50-60 हजार रुपए उनके लिए क्या मायने रखते हैं। पर टैक्स की इस लूट का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। कार ओनर्स के साथ गवर्नमेंट का एक और स्कैम कई सालों से चल रहा है और ये चल रहा है पीयूसी सर्टिफिकेट के नाम पर। व्हीकलर एमिशन को कंट्रोल करने के लिए 1989 में गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि सभी व्हीकल्स को एक रेगुलर इंटरवल पर पोल्यूशन चेक कराना होगा और अगर उनके व्हीकल का पोल्यूशन एक प्री डिस्क्राइब्ड रेंज में है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे उन्हें अपने साथ रखना होगा और चेकिंग करने के टाइम पर उसे दिखाना पड़ेगा। पोल्यूशन को रोकने के लिहाज से अच्छा कदम था, पर हुआ वही जो कि हमेशा से इंडिया में होता है। रूल बन जाता है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसी वजह से कुछ ही टाइम में ये गवर्नमेंट, पुलिस और टेस्टिंग सेंटर्स सभी के लिए कमाई का धंधा बन गया और इस सब में पिसा कौन? ऑब्वियसली व्हीकल ओनर्स। आपने सड़कों पर कई ट्रकों के एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकलते देखा होगा, पर उन सभी के पास आपको पीयूसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पुलिस भी उन्हें चेकिंग के बाद जाने देती है क्योंकि उनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट जो है, जिसका मतलब है कि उनका पोल्यूशन कंट्रोल में है। पर अगर आपकी कार नई है और आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो पुलिस आपका चालान काटती है। असल में ये जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स खुले हुए हैं ये कोई टेस्टिंग करते ही नहीं, ये बस आपकी कार की नंबर प्लेट का फोटो क्लिक करते हैं और टेस्टिंग के पैसे लेकर आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक आध मौके की तो कह नहीं सकता, पर ज्यादातर बार मेरे साथ तो यही हुआ है। कई बार तो वो उठकर प्लेट की फोटो क्लिक करने का कष्ट भी नहीं करते और कहते हैं कि आप ही क्लिक करके ले आओ। इस सिस्टम को ठीक करना तो दूर की बात, गवर्नमेंट ने वसूली करने के लिए पेनल्टी का अमाउंट और बढ़ा दिया है। पहले पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर जहां 1000 रुपए की पेनल्टी थी वहीं अब बढ़ाकर 10,000 कर दी गई, जबकि आज इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। पर वो सब करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिर्फ वसूली करने में और इसीलिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेनल्टी भेजनी शुरू कर दी। यानी अगर आपके पीयूसी सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो गई है और आप उसे अपडेट कराना किसी वजह से भूल गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर 10,000 का चालान काट कर भेज दिया जाएगा। फिर भले आपकी कार 1 महीने से घर की गैराज में खड़ी हो। और मैं आपको बता दूं, इसका एक्सपायरी से पहले कोई SMS वगैरह भी नहीं आता कि आपकी पीयूसी एक्सपायर होने वाली है, अपडेट करा लीजिए। सीधा चालान आता है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वसूली के लिए हो सकता है पर किसी की सहूलियत के लिए नहीं हो सकता। तो दोस्तों, लूट का ये सिलसिला ऐसे ही चले जा रहा है और इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। कार कंपनी जरूर पास्ट में कई बार सिफारिश कर चुकी हैं कि टैक्स में थोड़ी छूट दी जाए, पर सरकार के कानों तक शायद अभी तक आवाज नहीं पहुंची है। जबकि कई कार कंपनीज इन्हीं हाई टैक्सेस के चलते अपना कारोबार समेट कर इंडिया से जा चुकी हैं और कुछ और हैं जो कि जाने की तैयारी में। तो अब सवाल है कि ऐसे में क्या किया जाए। तो देखिए, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि देश छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो लिया जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ सरकार सारा टैक्स का बर्डन उनके ऊपर लादे जा रही है और बदले में उन्हें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही।
तो ऐसे में जिनके पास काबिलियत है, पैसा है, वो ऐसे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं जहां टैक्स के बदले उन्हें और उनके बच्चों को बेहतर फैसिलिटीज मिल सके। हर साल हजारों HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़ रहे हैं, पर हर इंडिविजुअल के लिए देश छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में दो चीजें हैं जो कि यहाँ पर रहते हुए की जा सकती हैं। पहला, देश का सारा मिडिल क्लास एकजुट हो और इस टैक्स बर्डन को कम करने के लिए आवाज उठाए। वैसे गवर्नमेंट अगर टैक्स का बर्डन थोड़ा कम करे तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट होने में भी थोड़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज जो करनी पड़ेगी और वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट लाएगी, पर फिर भी ये बेहद जरूरी है, और वो ये कि हमें देश के लो इनकम ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जी हाँ, गरीब के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज मिले, उन्हें भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए देश के प्रिविलेज क्लास समेत सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसे कुछ ऐसे समझिए। ये देश एक फैमिली की तरह है। फैमिली में जो कमाता है, खर्च का सारा बोझ उसी के ऊपर आता है। मान लीजिए 10 मेंबर्स की कोई फैमिली है जिसमें से केवल 2 लोग कमाते हैं, तो जाहिर है अपने खर्चों के साथ साथ बाकी 8 लोगों के खर्चे भी उन्हीं को उठाने पड़ेंगे। यहाँ भी यही हो रहा है। इंडिया में केवल 2% लोग हैं जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, जबकि बाकी देशों से कंपेयर करें तो चाइना में ये नंबर 10% है और US में तो 43% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। जबकि केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो जाहिर है टैक्सेस का ज्यादातर बर्डन भी उन्हीं लोगों के ऊपर आने वाला है। तो ऐसे में जब तक लो इनकम ग्रुप के लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, वो लोग भी इस लायक नहीं बनेंगे कि टैक्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तब तक ये बोझ आपके कंधों से कम होने वाला नहीं। और इसीलिए उनके लिए भी आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि उन बेचारों को तो समझ भी नहीं है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज धर्म और जाति के नाम पर डिवाइड करके और फ्री बीज बांटकर उनका वोट ले रही हैं, और बदले में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ना तो उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन ही मिल रही है और ना ही कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इस देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, जाति और धर्म की राजनीति छोड़कर देश के डेवलपमेंट पर काम हो और फ्री बीज के बजाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पर फोकस हो। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इसके बिना ना तो आपका टैक्स बर्डन कम होने वाला है और ना ही इस देश का भविष्य बेहतर होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया, और साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।